ईश्वर की बनाई एक शख्सियत हूँ मैं, सबसे अलग सबसे जुदा, पर मेरी भी कुछ अहमियत है। समाज में इज्जत नहीं मेरी, पर ईश्वर की ही बनाई एक शख्सियत हूँ मैं। लोग मुझे देखकर हंसते हैं, पर उन्हीं लोगों से पैसे मांगकर अपना पेट भरती हूँ। हाँ, मैं किन्नर हूँ। सड़कों और ट्रेनों पर तालियां बजाकर मांगती हूँ। हाँ, किन्नर हूँ मैं। लोगों के खुशियों में शामिल होकर आशीर्वाद देती हूँ मैं। हाँ, किन्नर हूँ मैं। ये एक पूरी कविता पूरे किन्नरों की दुख, पूरे किन्नरों की व्यथा को प्रकट करती है। ऐसे तो लोग जानते हैं किन्नर के बारे में कि सिग्नल पर खड़े होकर भीख मांगना या फिर किसी भी मांगलिक कार्य पर घरों में जाकर पैसे मांगना, यही इनकी पेशा है। लेकिन क्या कभी आपने उनके दर्द को जाना है? कभी उनके को करीब से देखा है? क्या है उनके अंदर का दर्द? आइए मैं आपको लिए चलती हूँ आज किन्नरों की दुनिया में और दिखाऊंगी क्या है उनकी दर्द, क्या है उनकी व्यथा। क्या सिर्फ सड़कों पर भीख मांगना या घरों में जाकर लोगों को आशीर्वाद देके पैसे लेने से ही गुजारा उनका चलता है, या फिर वो और भी कुछ काम करते हैं? आइए मैं यहाँ पे फ़िलहाल फूल बागान इलाके में खड़ी हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि एक किन्नर किस तरह से यहाँ दुकान चलाकर लोगों की जो धारणा है कि किन्नर पैसे मांगकर अपना गुजारा बस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होटल देख रहे हैं, छोटा सा एक गुमटी नुमा होटल है और ये एक किन्नर के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और कितने लोग देखिए यहाँ पे खुशी से प्रसन्न होकर यहाँ पे खा रहे हैं। तो इस बारे में मैं उनसे बात करूँगी और जानूँगी उनके जीवन की पूरी कहानी को और किन्नरों के जीवन की पूरी व्यथा को। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभू साहू है। हम यहीं के रहने वाले हैं और हम लोग ट्रांसजेंडर अपने आप से बिलोंग करते हैं। अच्छा, लोगों के मन में धारणा होती किन्नरों को लेकर कि सड़कों पर पैसे मांगकर वो अपना गुजारा करते हैं, लेकिन आप जो यहाँ पे होटल चला रहे हैं तो क्या कहेंगे, कितना वो सही है और कितना खुद से खट के खाना मेहनत करके कमाना सही है? मेहनत करके कमाना सही है, क्योंकि मेहनत करने से लोगों का एक अंदाज़ा अपना अलग होगा। उन लोग से ये सोचते रहते हैं कि हमेशा इन लोग पैसे मांगते हैं, उन लोग को ताली से इरिटेट होकर या कोई डर से हम लोग को देते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे जब हम सोचे कि हमें ये लाइन पसंद ना है, हमें अपने होटल का चला के हमको खाना है, काम करके खाना है, वो रास्तों में या ट्रेनों में पैसे मांग के नहीं खाना। जब हम लोग 3 की ट्रांसजेंडर है, हम लोग मिलके ये दुकान को चलाने की सोचे थे और चलाने के बाद हमें यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। सब हमें इज्जत भी देते हैं कि ये और भी दूसरों की तरह नहीं है, ये खुद खट के खाता है और अपना फैमिली को भी चलाते हैं। सब लोग को बहुत सपोर्ट भी करते हैं यहाँ के लोग, सभी को इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उन लोग भी आके हमारे सामने में आके खड़े होते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो सबको यही सोचते हैं कि ये किन्नर है तो कोई हम लोग से दूर भागते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ऐसे है कि हम अगर ऐसे हैं तो हमारे पास 10 आदमी बैठते भी है, हमारे साथ हमारे यहाँ का खाना भी खाते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो ये चीज़ तजुर्बा बहुत अच्छा लगा है। लॉकडाउन के दौरान इस सब कुछ बंद रहा, तो उस समय आपकी स्थिति कैसी थी? दुकान जब बंद था तो कैसे गुजारा हो रहा था? दुकान जब बंद था तो हमारे जितने सब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उन लोग त्राण दे रहे थे, तो उसी की वजह से गुजारा हो रहा था और थोड़ा बहुत अपना कुछ रैपिडो चला के अपना गुजारा कर रहे थे उस वक्त। यानी कि मेहनत पर ही आप भरोसा करते हैं। और दूसरे ट्रांसजेंडरों के बारे में या किन्नरों के बारे में क्या कहेंगे जो रास्ते पर इस तरह से पैसे ले रहे हैं? उन लोग अगर चाहे तो अपने आप को बदल सकते हैं, पर उन लोग ये चाहते नहीं। इम्पॉसिबल नहीं होता, सब पॉसिबल होता है अगर करने के पर आए तो। लेकिन यहाँ के लोग अगर नज़रिया बदले तो शायद उन लोग की वजह से हम लोग को भी और भी इज्जत समाज में एक अलग जगह मिलेगा। देखिए, इन्होंने कहा है कि ये जो किन्नर समाज है, ये जो किन्नर है सड़कों पर जो भीख मांग के अपने गुजारा कर रहे हैं, पैसे मांग के अपनी गुजारा कर रहे हैं, अगर वो पैसे न मांगकर इसी तरह से मेहनत करके कुछ ना कुछ करके अगर अपना रोजगार करें, अपनी जीवन गुजारे, तो लोगों की जो धारणा बन गई है किन्नरों के प्रति वो कहीं ना कहीं बदलेगा और समाज में उन्हें भी लोग एक अच्छे ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपका बचपन कैसा गुजरा, पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ कैसा रहा? मेरा बचपन, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहाँ जन्म? मेरा जन्म कलकत्ता का ही है, यहीं के ही हम। और मेरे पापा छोटा मोटा काम करते थे और हम उस वक्त
जब छोटे थे तो बहुत मेहनत से ही काम करते थे, पहले शुरू से ही मेरा। जो लोगों की जो नज़रों में किन्नरों को लेकर एक दृष्टि होती है, वो क्या आपने कभी ये किया कि लोग मुझे अलग नज़रिए से देखते हैं? हाँ, ये तो बहुत जगह ही हुआ है, अभी भी होता है ऐसा, अभी खट के भी खाते तो भी होता है, लेकिन मेन बात है कि सबको अभी अपने आप को हमने पहचाना कि हम क्या है, हमको कैसे रहना पड़ेगा। जब हमको इस माहौल में रहना है तो इस माहौल के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। पर मेरे कितने भाई बहन हैं आप लोग, और किस तरह से समानता थी या दोनों सब नहीं, भाई सब बहनों में का- समानता था, सब में समानता था, लेकिन एक फैमिली में प्रेशर आता था कि आप उसकी तरह क्यों, आप लड़कियों की तरह क्यों कपड़े पहनते हो, क्यों ये सब डांस करते हो। तो उस वक्त हम उतना समझ में नहीं आता कि मेरे एक शरीर तो एक इंसान का, लेकिन उसके अंदर जो है एक औरत का शरीर बसा हुआ है अंदर से। तो जब धीरे धीरे बड़े होते गए तब हमें पता चलता है कि हम क्या है। लेकिन लोगों का नज़रिया बदलता था, घर के लोग भी बहुत प्रेशर करते थे, मारपीट लड़ाई झगड़ा करते थे। एक किन्नर की जब जन्म होती है तो उनके घर परिवार से लेके समाज तक में उन सभी की दृष्टि में उनकी जो इज्जत होती है या उन्हें देखने का जो नज़रिया होता है वो क्या होता है? क्या उन्हें अन्य बच्चों के साथ तुलना की जाती है या उन्हें एक अलग दृष्टि से देखी जाती है? इन सब के बारे में जो हमारे साथ शंभू साहब मौजूद हैं, जो फूल बागान इलाके के रहने वाले हैं, उनसे मैं बात करूंगी और जानूंगी कि उनके जीवन में क्या क्या परेशानी आई बचपन से लेकर अब तक समाज में एक स्थापित इंसान होने के लिए। बताइए। हमारा जन्म तो कलकत्ता का ही है और हम फुलबानी इलाके में रहते हैं। हम जब बचपन में जब जन्म लिए थे तो उतना धीरे धीरे उतना पता नहीं था कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम एक आम आदमी की तरह नहीं रहते थे। शरीर तो था लड़कों का, लेकिन मेरे अंदर जो थी वो एक औरत की कोई चीज़ें मुझे एहसास दिलाती थी। किच्चू ने खावा से। तो उसके बाद हम मम्मी पापा लोग सब बोलते थे कि तुम ऐसे क्यों हो, सब लड़कियों की तरह तुम्हारा सब रहना सहना, कपड़ा पहनना, डांस करना लड़कियों की तरह ही सब कुछ। तो इसके लिए घर का आदमी बहुत प्रेशर करते थे, यहाँ तक कि बड़े भाई भी मारते भी थे। तो अब हम किसी से मिल भी नहीं पाते। जो हमारी कम्युनिटी के लोग रहते थे हमारे आसपास, उन लोग के पास जाने से उन लोग को मारपीट किया जाता था। मेरे ऊपर भैया मारते थे, पापा मारते थे। तो इस तरह धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए तब अपने आप को पहचानना स्टार्ट किया कि हम क्या है, क्यों है और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब मैंने जब मैंने अपने कम्युनिटी के कितने लोगों को देखा, तब हम सोचे कि नहीं, हम सिर्फ ऐसे नहीं हैं, हमारे जैसे और भी हैं आसपास में। तब उसके बाद धीरे धीरे घर के लोगों को बोलना पड़ा कि आप लोग मानो ये चीज़ हमारे अंदर है। तो उन लोग किसी भी तरह से मानने के लिए कोई राज़ी नहीं थे, और ना हम अपने फैमिली को छोड़ के कहीं किन्नर समाज में जाके बस जाते या जो बधाई लेते वो काम भी मुझे गवारा नहीं था। सिग्नल में मारना मुझे गवारा नहीं था। लौंडा डांस करना मुझे पसंद नहीं था। डांस मुझे पसंद था, लेकिन ये सब करके नहीं। तो हम बचपन से हम क्या करते थे, पॉकेट मनी के लिए, अपने शौक श्रृंगार के लिए, सामान खरीदने के लिए हम यहाँ पे गाड़ी भी धोने का काम करते थे अपने मोहल्ले में। वहाँ से जो पैसा आता घर में कुछ देते, कुछ अपने पास रखते। स्कूल लाइफ में गए तो स्कूल से उतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे को जो समझेगा या उससे मैं दोस्ती करूँ या उससे बातें करूँ, तो धीरे धीरे क्या करें, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई मेरी 10 तक हुई है। उसके बाद फिर पढ़ने का मन नहीं किया, क्योंकि घर का बहुत परिस्थिति भी ख़राब था। ख़राब होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। तो हमने सोचा, शुरू से हम सोचे काम वाम करें कि घर के लोगों को कुछ हेल्प कर पाए। तो वो चीज़ तो मुझे पसंद नहीं था, किन्नर अखाड़े में जाना, ये सब करना। तो मैंने सोचा कि खुद का कुछ काम किया जाए। तो मैंने सोचा, मेरे 3 दोस्त मिलके हम लोग ये प्लान बनाए कि चलो हम लोग एक होटल खोलते हैं। तो ये होटल ये जो है अभी से हम लोग चला रहे हैं, और सब फ्रेंड लोग तो अपने चले गए, अलग जगह शिफ्ट हो गए दूसरे काम पे। पर मैंने ये होटल जब मैंने ये होटल किया तो यहाँ के जितने भी लोग थे मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और मेरे दोस्त लोग कोई अगर जाते थे तो बोल लो, देखो इन लोग का काम है किसी मांग के खाना, और इसको देखो कितना मेहनत करके खाता है। तो यही हम भी बोलना चाहेंगे कि हमारे जितने भी ट्रांसजेंडर या किन्नर जो लोग हैं, हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग भी कुछ हमारे जैसा करो। बहुत ऐसे किन्नर है कि उन लोग अपने समाज में बहुत नाम कर रहे हैं। कोई स्कूल टीचर है, तो कोई प्रोफेसर है, कोई एसपी है। तो हम बोलेंगे कि आप लोग भी कुछ करोगे तो बहुत कुछ होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप लोग ये पेशा मत बना के रखो। आप भी हम जैसे कट के खा रहे हैं, आप भी खाओ, तो शायद समाज हमें एक अच्छे नज़रिया से देखा। जैसे मुझे आज यहाँ पर सब कुछ सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम होने से उन लोग मेरे साथ भी खड़ा रहते हैं। तो आप लोग भी करोगे तो शायद आप लोग का भी इज्जत बढ़ेगा,
आपको भी समाज एक अच्छे नज़र से देखेगी। अच्छा, एक बात कहते हैं कि जब भी किसी किन्नर का जन्म होता है तो उनके समाज के लोग उस बच्चे को लेकर जाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जब आपका जन्म हुआ तो किन्नर समाज आके आपको ले जाने की कोशिश की? नहीं, वो तो लोग ऐसा होता है कि लेके जाते हैं कब जो जिसका जेंडर नहीं रहता है उसका जेंडर पता चलता है कि ये क्या है। तो मेरा जेंडर तो जो भी था, लेकिन मेरे संग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अपने घर पे था, उन्होंने आए थे, देखे, उनको जो करना था उन लोग अपना नेक वेग लेके चले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया कि उन लोग लेके चले जाते हैं सब। अब ऐसा नहीं होता है। तो शंभू साव इस पर विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। मांग के सड़कों पर खाना या फिर वो तालियां बजाकर लोगों से पैसे लेना, ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये समाज को भी एक मैसेज दे रहे हैं, समाज को भी ये सूचना दे रहे हैं कि जो भी किन्नर समाज है उनको, कि अपनी मेहनत से इस बलबूते पर वो आज एक छोटा सा ही दुकान हो, कल ये बड़ा हो सकता है, लेकिन इस तरह से मेहनत करते रहें और मांग के ना खाएं, ताकि लोगों का जो नज़रिया है किन्नरों को लेकर वो धीरे धीरे बदल जाएगा। यही इनका मानना है। तो यहाँ का खाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, सिस्टम इसका आइटम बहुत अच्छा है, कस्टमर भी है। स्वादिष्ट खाना है। हाँ, स्वादिष्ट खाना है। इनके जो खाना परोसा गया है इसमें क्या खासियत होती है वो औरों के मुकाबले, और होटल के मुकाबले इनका खाना क्या खासियत होती है? खाना इनका अच्छा है और होटल के मुताबिक इनका खाना बहुत सुंदर है, चीप एंड बेस्ट में, सस्ता में भी ठीक है। हिजड़ों के समाज को लेकर सब जानते हैं कि सड़कों पे भीख मांगना, ये करना, पैसे लेना, हाँ, लेकिन ये खट के खा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? खट के खा रहे हैं तो मेहनत करेगा, पैसा फल पाएगा अपना। देखने में कि वो खट के खा रहे हैं, मेहनत करते हैं, सुबह 8 बजे से रात को 10-11 बज जाता है इनको परिश्रम करने में, खाने में, उसी में 2 घंटा 1 घंटा मुश्किल से इनको समय मिलता होगा सोने का। और लगता है कि किन्नरों को भी इसी तरह से काम करके खाना चाहिए। हाँ, सब्जी, आलू का भरता, सलाद और चटनी पापड़ रहता है। वो भेज थाली 30 रुपये और अंडा चावल 40 रुपये और मछली चावल 50 और चिकन चावल 75 रुपये में बिकता है। तो देखा, किसी बड़े होटलों से ये छोटा सा ही है, लेकिन ये जो खाना परोसा जा रहा है लोगों को, इस बड़े होटलों से कम नहीं है। किन्नरों और ट्रांसजेंडर में क्या अंतर है? इन दोनों की अंतर और उनकी व्यथा, उनके पीछे का दर्द, सब कुछ पर बात करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं भारत की सबसे पहली ट्रांसजेंडर जज, जिसके वो बात करेंगी हमसे कि क्या कुछ अंतर होता है। सबसे पहले मैं जानूंगी ट्रांसजेंडर और किन्नर में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हमें बताइए। अच्छा, मैं भारतवर्ष की पहली ट्रांसजेंडर लोक अदालत की जज हूँ, नॉर्मल जज नहीं, लोक अदालत की जज हूँ। तो नमस्ते, मेरा नाम राजकुमार दास है और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और भारतवर्ष में रहती हूँ और मैं भारतवासी हूँ। पहला। दूसरा है कि अगर आप अंतर करोगे ट्रांसजेंडर और हिजड़ों में तो वो 2-3 पॉइंट होता है। पहला कि ट्रांसजेंडर जेंडर है जो आप हम लोग बाय बर्थ समाज ने हमें दिया होता है कि आप पुरुष हो तो ये करना होता है, नारी हो तो ये करना होता है। अगर कोई पुरुष जो शरीर लेके जन्माता है वो उसको रास नहीं आ रहा है या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है, वो अपना जेंडर ट्रांस मतलब चेंज कर रहा है, तो उसी को बोलता है ट्रांसजेंडर। जो शरीर मैंने पाया वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसके साथ कंफर्टेबली डील नहीं कर पा रही हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं छोटा करके बोल रही हूँ। तो वो जब मैं अपना जेंडर ट्रांस करती हूँ तो उसे ट्रांसजेंडर बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बायोलॉजिकली भी चेंज करना होगा, मतलब थ्रू ऑपरेशन और वगैरह वगैरह से जाना होगा उसके बाद ही बोलेगा, वो नहीं। जब मैं अपना जेंडर अपने आप को चेंज करूँगी तो मुझे तभी बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो सभी जो किन्नर समाज के होते हैं सबको हम लोग ट्रांसजेंडर बोल सकते हैं, क्योंकि पहला दौर वही है जब मैं अपना जेंडर चेंज कर रही हूँ। उसके बाद बहुत सारे हैं, कुछ फीमेल बन जाते हैं, कुछ हिडन पॉपुलेशन रहते हैं। उस छोड़ के कुछ होते हैं ट्रांसजेंडर जो प्रोफेशन के लिए, कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए हिजड़ों में जाते हैं। और हिजड़ा एक ट्रेडिशनल प्रोफेशन है जो बहुत जुग से चला रहा है। अगर आप हिजड़ों में जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है जो आपको एकदम मतलब बाय हुक और क्रूक आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ, और उसमें जाने के बाद बहुत सारे नियम आप करते हो, उसके बाद जाके आप एक हिजड़े कहलाते हो। जब तक उस प्रोफेशन में आप रहते हो, एक बार जो आता है तो वो जा नहीं पाता है। यहाँ का एक कुछ मतलब कानून ही ऐसा है, तो वहीं पे रह जाते हैं और अपना जीवन बिताते हैं। तो ये पहला
आपका डिफरेंस है। जो एक प्रोफेशन है और आप जेंडर जो है ट्रांसजेंडर, वो एक आइडेंटिटी बोल सकते हैं या खुद को दिया गया कुछ, और हिजरा एक प्रोफेशन है। ये अंतराल है, सम अंतराल नहीं है इसमें। राजकुमार दास जी भारतवर्ष की लोक अदालत की पहली जज हैं, तो इनसे मैं यह भी जानना चाहूँगी कि अचानक देखा गया कि सड़कों पर, ट्रेनों में अचानक से किन्नरों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। पैसे मांगना, इस तरह से लोग काफ़ी परेशान होते हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या ऐसा है कि पुरुष भी भेष बदल कर ये काम में शामिल हो रहे हैं? हाँ, तो ये बात मैं बोलना चाहूँगी आपको कि हर कोई प्रोफेशन में धोखाधड़ी करते हैं, चाहे वो डॉक्टर की प्रोफेशन हो, एडवोकेट हो, चाहे कुछ भी हो, तो हर प्रोफेशन में धोखाधड़ इंसान मिल ही जाता है। तो वैसे हमारे भी प्रोफेशन में हाल फिलहाल की बात है, ये बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ नियम होता है जो हमको फॉलो करना ही होता है, जो हिजरा समाज के साथ युक्त हो जाता है। तो उस जगह पे जाके हमको पता चलता है कि हम लोग मतलब हमारा जो रूल्स है उसके फॉलो करने के बाहर, जैसे कि किन्नरों का कुछ सुबह सुबह जाना पूजा वूजा करके, क्योंकि आशीर्वाद देने का कुछ रिचुअल्स है, फिर मतलब ये सब अच्छे शुभ काम बोला जाता है, तो सुबह सुबह हम लोग जाते हैं। तो ये पता चलता है कि शाम को कुछ लोग जाके परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। हम लोग हमारे हिजरों में सब प्यार से बात करते हैं, क्या, ताकि देखिए एक जो उसका इलाका है एक हिजरे का, वो उसको ख़राब नहीं करेगा, वो वहाँ से प्यार से ही रहेगा, ताकि वो उनका रोजी रोजगार का जगह है ना, इसीलिए वो बढ़ता रहे, वो चलता रहे, और उसके बाद जो उसका शिष्य है वो भी उसके ऊपर जीते रहे। पर देखा जाता है कि वहाँ पे कुछ नकली, जो आप बोल रहे हैं कि नकली हिजरे आ जाते हैं, लड़के होते हैं कुछ, चलो यहाँ चले जाते हैं, कुछ पैसे, कुछ नशेड़ी इंसान होते हैं वो भी आ जाते हैं। हाँ, तो वो हमारे कम्युनिटी के नहीं है। अगर होंगे भी तो फिर भी वो हमारे प्रोफेशन में नहीं है। हो सकता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन वो हिजरे कम्युनिटी में नहीं आया है। तो किन्नर समाज में गुरु और शिष्य की क्या परंपरा है? गुरु और शिष्य यहाँ पे जैसे कि हर जगह पे, हर प्रतिष्ठान में अगर मतलब बिना शिक्षक का शिष्य नहीं होता है, तो यहाँ पे भी हमारे गुरु होते हैं। गुरु के ऊपर भी गुरु होते हैं, मतलब दाद गुरु, नान गुरु, फिर उसका गुरु, हाँ, उसके बाद चेले। तो अगर चेला और गुरु का प्रथा नहीं होता तो ये शायद टिक नहीं पाता, क्योंकि वो ट्रेडिशन एक के बाद दूसरे को कंधे पर लेना है, फिर दूसरे के बाद तीसरे को अपने कंधे पर लेके फैमिली में होता है, चलता रहता है। तो गुरु किस तरह से निर्देश करते हैं ताकि देश की कोई बात नहीं है, गुरु का एक इलाका होता है जहाँ उस इलाके में जहाँ पे बच्चे होते हैं या फिर शादी होती हैं या फिर नया घर होता है किसी का, तो पूजा होता है। सामने से कभी कभी जजमान भी बुला लेते हैं, मतलब जिनका हो रहा है वो लोग भी हमें सामने से आमंत्रण देते हैं, गाना गाना ये सब करना, मतलब आशीर्वाद के बाद शुभ मुहूर्त पे जाते हैं, वो सामने से भी आ जाता है, या फिर हम लोग जाते हैं जब पारा में निकलते हैं तो तभी भी हमें पता चल जाता है। किन्नर समाज को लेकर हमेशा लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि उनके भगवान कौन होते हैं, किस तरह से उनका क्या क्या त्यौहार मनाते हैं, तो इस बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरे भारतवर्ष के किन्नर समाज की सवाल है, इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। पर मैं बोलूँगी, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने घर में आके या फिर जहाँ मैं रहती हूँ, सबके साथ जहाँ रहती हूँ, वहाँ मुझे जो भगवान याद आता है उनको नमस्ते करके काम पे निकल जाती हूँ। उनकी एक माता होती है और कहा जाता है किन्नर एक सही। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग बात है, हमारे स्टेट में शायद ऐसा नहीं है, ये दूसरे स्टेट की बात है। गुजरात की बात आप लोग बोल रहे हैं, वहाँ बहुचर माँ की बहुत मतलब मानते हैं, उनके ऊपर ही चलते हैं। हम लोग भी पूछते हैं उनको, हम लोग भी उनको माँ मैया जी बोलते हैं, हम लोग भी पूछते हैं, हमारे यहाँ भी माँ मैया जी हम लोग बोलते हैं, और वहाँ पे बहुचर माँ बोलते हैं। तो अलग अलग रिचुअल्स है, हम लोग आते जाते रहते हैं, कभी कभी हमारे जो मीटिंग्स होते हैं वहाँ हम लोग मिलते हैं, तो हम उनकी बात हमें जानते हैं, हमारी बात वहाँ जानते हैं, तो ऐसा है। यानी कि आपने जाना कि किन्नर समाज भी अलग अलग स्टेट, मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग देवी देवता के नाम से, जैसा इन्होंने बताया कि गुजरात में देवी जो हैं उनको अलग नाम से पुकारा जाता है, यहाँ की जो देवी हैं उनको अलग नाम से पुकारा जाता है। लेकिन शादी की जो बात कही जाती है, क्या वो ठीक है कि रात भर के लिए सिर्फ शादी? नहीं, मुझे जहाँ तक पता है इस कम्युनिटी के बारे में, मुझे तो ऐसा कभी कुछ दिखा नहीं है। मुझे हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ मुझे पर्सनली भी नहीं देखा और प्रोफेशनल भी मैंने नहीं देखा।
और उनकी मृत्यु को लेके भी कहा जाता है कि रात को उन्हें दफनाया जाता है ताकि कोई ना। ये बताना, मतलब मैंने पहले भी बोला कि ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, इसका जवाब हम लोग के पास नहीं है। बंगाल में ऐसा है क्या? नहीं, नहीं है। बंगाल के बाहर ही है। बंगाल में नॉर्मल शायद होगा या नहीं होगा, ये भी मैं नहीं बता सकती। और भी क्या तकलीफ है जिसको लेकर आप सरकार के और जाना चाहती हैं? आप लोग काफ़ी वर्षों से किन्नर समाज और ट्रांसजेंडर को लेकर सरकार के पास अपील कर रही हैं, तो कहाँ तक हक मिला है आप लोगों को? मैं 17-18 साल हो रहा है मेरा। मैं बहुत छोटी उम्र में ट्रांसजेंडर के यहाँ पे आ गई थी और समझने लगी थी। तो 18 साल हो रहा है मेरा, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। जितना भी हम लोग काम किए, जितना भी जो कुछ मिला वो अपनी मेहनत से हम लोग कमाए। सरकार की तरफ से नहीं मिला ये भी नहीं बोलूँगी, सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिला, लेकिन ऊपर ऊपर मिला। अगर वो सरकार हमें मान्यता नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट हमें राय नहीं देते, तो हम लोग शायद इतना आगे नहीं आ पाते और आप हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। तो समाज की तरफ से मैं बोलूँगी कि मुझे मदद मिल रहा है, तो जितना हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, जितना सपोर्ट हमें चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। समझिए कि लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम पे हमारा सिचुएशन इतना ख़राब हो गया था क्योंकि प्रोफेशन पूरा बंद था। ट्रांसजेंडर का कुछ ही प्रोफेशन होते हैं, एक हिजरा प्रोफेशन, कुछ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, कोई डांसर होता है या कोई सेक्स वर्कर होता है। तो ये 4-5 प्रोफेशन हैं जो ओपन है। जो हिडन पॉपुलेशन है वो तो हिडन ही रहते हैं, जो ओपन है, जो उसको देख के पता चल जाता है कि हाँ ये भाई एक ट्रांसजेंडर है, तो वो जो खुला रहता है उनके लिए 4-5 रास्ते खुला रहते हैं। पर जब कोरोना आया एकदम हम लोग दब गए। हमारे लिए ऐसा हो गया था कि दूसरों के घर से खाना मांग के हम अपने कम्युनिटी में पहुंचाए। हर घर जाके हाथ जोड़ के हम लोग राशन पानी एक जगह पे कलेक्ट करके फिर उनको पहुंचाए। तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन गया। सरकार की तरफ से राशन जो दिया जा रहा था, क्या वो आप तक मिला? नहीं मिला नहीं बोलूँगी, मिला 1 या 2 बार, वो काफ़ी नहीं है। पहले स्लॉट में मिला, 2 साल के लिए वो काफ़ी नहीं है जितना राशन मिला गया था। शायद वो 1 महीना या 2 महीना जाता, क्योंकि हम लोग मरे भी नहीं है, ज़िंदा है। इसकी वजह है हमारे कोलकाता में बहुत सारे संगठन है हमारे कम्युनिटी के लिए ऊपर, तो वो लोग काम करते हैं। उनके वो मतलब एक के साथ एक लिंक होके काम किया। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं अलग अलग हैं, पर वो सब एकजुट होके काम किया और हमारे कम्युनिटी को बचाया। अच्छा, कहीं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह में क्या 2 नियत से देखा जाता है, महिला या पुरुष? आप उस और जाइए या कौन सा वार्ड में आपको रखा जाइए? अभी तक समाज में ही सही तरह से मान्यता नहीं है और सबको हमारे कम्युनिटी के बारे में सही से पता भी नहीं है। एक सेंसिटाइजेशन होता है कि हर कोई सेंसिटाइज हो जाए, उसके बाद उनको पता लगना चाहिए कि ये डिफरेंस है, ये अलग है। हमारे कम्युनिटी भी छोटा डिवाइड है। कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो लड़कों की तरह दाढ़ी वाड़ी रखते हैं लेकिन लड़कियों की तरह मेकअप करते हैं, तो वो अपना उस तक सोचने के लिए, वहाँ तक सोचने के लिए कि ये अद्भुत है, अलग है, नहीं, वो भी अपना हिसाब से खुद को सजा रहा है और अपने हिसाब से खुद को पसंद कर रहा है। सामने वाले को अद्भुत लग रहा है। आप एक ड्रेस पहन के हो, वो आपको अच्छा लग रहा है, पर मुझे अद्भुत लग सकता है कि नहीं, पर आपके लिए तो मैं नॉर्मल हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, मैं सही हूँ। यही बात है ना, सामने वाला हमें गलत बोलते हैं, मेरे लिए तो मैं एकदम सही हूँ। तो हॉस्पिटल में इस तरह की समस्या नहीं देखी? बहुत सारे समस्या होती है, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो। स्कूल में सबसे ज़्यादा हमें मतलब शुरुआती जो घर और स्कूल में होता है, दोस्तों को छोड़ के बोल रही हूँ। घर में एक चाप दिया जाता है कि तुम लड़कों की तरह बनो, जो लड़की है लड़कों की तरह बिहेव करते उसको बोलते हैं लड़की की तरह बिहेव करो। तो ये पहला जो हमारे ऊपर चाप दिया जाता है वो घर से। उसके बाद स्कूल में अगर एक लड़के को ज़बरदस्ती लड़की की कपड़ा पहनाया जाए तो लड़का को कैसा फील होगा, उसका माइंड कैसे सेट होगा, वो कैसे पढ़ाई की तरह ध्यान देगा। जो उसको ज़बरदस्ती लड़की का फ्रॉक पहनाया जा रहा है, वो बोल भी नहीं पा रही है खुल के। तो पहला हमारे ऊपर जो ये दिमागी हालत जो हमारा बिगड़ता है तो स्कूल में और परिवार से। तो राजकुमार दास से जज तक, लोक अदालत के जज तक
आपकी सफ़र जो रही वो कितनी संघर्ष भरी रही? अगर मैं आपको बोलती रहूं तो शायद एक या दो फिल्म बन जाएगी। ऐसा भी कोई घटना नहीं है जो मेरे साथ नहीं घटी। मार पीट, निकाल देना। मैं डांस करती थी, डांस स्कूल से निकाले गई, घर परिवार से झमेला। फ़िलहाल अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ, चालू है। हम लोग सुबह नींद से जब उठते हैं, नींद से उठने के बाद घर पे कैसे भी हम लोग संभाल के उसके बाद बाहर जो निकलते हैं और घर में जाकर सोने तक पूरा दिन मेरा युद्ध ही चलता है। पूरा दिन हैरेसमेंट, कोई भी, जितना मैं नहीं बोलूँगी कि सब खराब है, पर ज़्यादा हमको सहना पड़ता है। तो मेरा जो जर्नी था वो एक एक दिन का जो लड़ाई है वो मेरे लिए एक एक दिन का उतना ही लड़ाई आता है। शायद कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाता था। कॉलेज में ऐसा हुआ था, मैं नाम नहीं बोलूँगी अपने कॉलेज की, वहाँ पे मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझे निकाला गया, धक्का मारा गया, मेरा बाल काटने वाले थे वो लोग। तो ये सब हुआ मेरे साथ। कुछ जगह पे ऐसा हुआ था, मुझे हाथ पाँव भी जोड़ने पड़े थे, ज़बरदस्ती करने वाले थे कुछ लोग। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन से मैं निकल के आई हूँ। उसके बाद जाके मेरा जो बैकग्राउंड है ना, मैं लोक अदालत की जज जो बनी हूँ, मैं सबको बता देती हूँ सबके लिए। लोक अदालत में 3 जन बैठते हैं बेंच में। एक जज साहब रहते हैं, एक वकील रहते हैं और एक जिसका मतलब सोशल बैकग्राउंड है, समाज सेविका, वो बैठते हैं। तीनों ही जज होते हैं, तीनों की ही रजामंदी उतनी ही, एक जज की जितनी अहमियत है एक सोशल वर्कर की भी उतनी ही अहमियत है। मैं जज हूँ लेकिन मेरा बैकग्राउंड सोशल वर्क है। लोक अदालत की दूसरी जज भी हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन के बारे में कि क्या कुछ कठिनाइयाँ उनके जीवन में रही। जी, आपका नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम है लोना शाह भट्टाचार्य जी। मैं राजकुमार दास पहली जज है, लोक अदालत जज, और मैं सेकंड हूँ। मेरी घटना भी कोई अलग नहीं है। ट्रांसजेंडर और जितने हमारे सोसाइटी के जितने सारे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे भी है। मेरे भी स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे। बड़ी कठिनाई से मैंने डांस सीखा। तो 18 से 19 साल हो गया मैं एज ए डांसर, एज ए कोरियोग्राफर हूँ। एंड मैं अभी फ़िलहाल हिजड़ा समाज के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ और वो ऑर्गेनाइजेशन है बोलोराम दे आनंदम। तो ये राजकुमार दास आनंदम का सेक्रेटरी है और मैं हूँ प्रेसिडेंट। तो हमारा भी काम है जो हमारी तरह जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, LGBT कम्युनिटी के, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, क्वेयर, तो इन सबको लेके एक प्लेटफॉर्म बनाना और वो प्लेटफॉर्म के ज़रिए से सबको अपना अधिकार और जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम में एक संग सबको ले जाके हमारा जो मूल अधिकार है, लड़ाई है, वो लड़ाई को स्ट्रॉन्ग करना। आप जैसा बता रही थी कि डांस, बांग्ला डांस, और किस तरह से आप दोनों का सफ़र रहा, उसके बारे में थोड़ा जानना। सफ़र ये तो हम भी बताएंगे और राजकुमारी भी बताएंगी, तो आप पहले बोलो। हाँ, तो वो 18 साल से इसमें हो, एज ए कोरियोग्राफर काम कर रही है अभी भी, और मैं डांसर के हैसियत से। मुझे कहीं पे मंच नहीं मिला था। मैं डांस सीखती थी, पर जब मैं धीरे धीरे खुलने लगी, अपने पसंद को सबके सामने लाने लगी, तो मुझे हर जगह से निकाला गया। तो फिर मैं अपना डांस भूल ही गई थी। लेकिन इन्होंने और इनके जो ग्रुप है कोमल गांधार, जो दुर्बार का ही एक अंग है, तो वहाँ पे वे थे और मुझे वहाँ पे जगह मिला। और उसके जगह मिलने के बाद मैंने वहाँ पे अच्छे से एक फैमिली मुझे मिला। फिर वहाँ से मैंने बांग्लादेश, सिंगापुर, थाईलैंड, विदेश में और सारी जगह पे हम लोग परफॉर्म किए और बहुत नाम भी कमाए वहाँ से। उसके बाद इंडिया में हाल ही में शायद 1-2 जगह ही छोटा होगा, पूरे इंडिया में हम लोग शो कर चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में। और 2018 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो कलर्स में आता था, वहाँ पे हम लोग फाइनल तक पहुँचे थे।
फिर जी 24 घंटा अनन्य सम्मान में भी हम लोग ओपनिंग परफॉर्मेंस किए। डांस बांग्ला डांस में भी हम लोग 2 बार जा चुके हैं, हमारे ग्रुप कोमल गांधर। तो अभी भी चल रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से। और आगे हम लोग जाने वाले हैं, कलर्स में ही एक शो है, उसी में हम लोग अभी उसी की तैयारी चल रहा है, जाने वाले हैं। तो आपने देश से लेकर विदेश तक का सफ़र किया है, तो क्या ऐसा कभी देखा है कि भारत में जो नियत देखी जाती है, नज़रिए से देखा जाता है किन्नरों को, तो विदेश में भी ऐसा है? नहीं, विदेश में ये भेदभाव बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसजेंडर हो और आप लड़के हो या आप लड़की हो, इतना भेदभाव ज़्यादा तरीके से नहीं देखा जाता। सबको समान एक नज़रिए से ही देखा जाता है। मगर इंडिया में ही बहुत सारे स्टेट है, इंक्लूडिंग माई सिटी कोलकाता, यहाँ पे एक एक क्या बोलूँ, मुझे ही ख़राब लग रहा है अपने ही जो सिटी है वो सिटी के डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर कदम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। वैसे तो बताया जाता है कि यहाँ पे भाई मतलब भाई भाई में भेदभाव है, भाई भाई में, बहन भाई में भेदभाव हुआ जाता है। इसलिए तो मतलब हम लोग तो उससे भी नीचे हैं। हमारे ऐसे ही समाज पितृतंत्र समाज है, पेट्रियार्की, पुरुष को सबसे ऊपर जगह पे दिया जाता है। जो लड़की होते हैं, मैं नहीं कहूँगी कि वो लड़ाइयाँ नहीं लड़ती हैं, वो भी लड़ रहे हैं, वो भी अपने आप अपना जगह बना रहे हैं, पर हमारा जगह उनसे भी नीचे है। मतलब हम एक लड़का हो के लड़की को ऐसे नीचे नज़र से देखा जाता है, एक लड़का हो के लड़की जैसे काम करना वो तो और ख़राब है, वो और ख़राब है। समाज और सरकार दोनों की तरफ से आपकी चाहत क्या है? सरकार से एक ही चाहत है कि हर जितना आपके देश में या आपके राज्य में या आपके सिटी में दूसरे जो कम्युनिटी है या फिर जो जेंडर मेल और जेंडर फीमेल और जेंडर थर्ड कर दिए हैं आपने, तो ये सबको एक नज़रिए से देखा जाए, एक तरह से एक ही तराजू में तोल के जो होता है। जैसे कि मैं एडुकेटेड हूँ तो मुझे भी जॉब मिलना चाहिए, वो मेरा अधिकार है, मुझे पढ़ने देना चाहिए। ये सब कुछ नहीं होता है ना, इसलिए ना बोलते हैं ना, कुछ हिजड़े कम्युनिटी के लोग होते हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। या फिर जो आप लोग बोल रहे हैं सिग्नल मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? उनको कुछ, उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। परिवार सबसे पहले सब कुछ छीन लेता है, दूसरा स्कूल छीन लेता है। अब पढ़ाई मतलब छीन लोगे अधिकार से, उसके पास से सब कुछ छीन लो तो क्या रह जाएगा? वो गुस्से के सिवा और क्या रहेगा उसके अंदर? हर चीज़ से आप उसको हटा दे रहे हो, हर जगह से उसको ना मान मिलता है ना सम्मान मिलता है, तो वो किस पे उतारेगा? समाज पे ही उतारेगा ना अपना गुस्सा, या तो फिर खुद मर जाएगा या अपना गुस्सा समाज पे उतार के खुद जिंदा रहेगा, है ना। तो इसीलिए बहुत जन बोलते हैं कि हिजड़ों में कुछ ये बात मैं आपको स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि वो लोग बहुत ख़राब होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। क्यों गुस्सा करते? उसकी वजह ढूंढिए। वो गुस्सा करने की वजह आपकी समाज है, आप हो। आप उसको उठने ही नहीं देते हो, आप उसे पढ़ने नहीं देते हो, आप उसे समाज में मिलने नहीं देते हो। हमेशा बोलते हो तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें वो नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं मिलेगा तो वो तुम समाज से अपना छीन के ही हक लेगा ना। और सब बोलते हैं ना कि ये सिग्नल मांग रहे हैं, इनको हटा देना चाहिए, उठा देना चाहिए। तो मैं बोलूँगी अगर हटाना ही है तो पूरे भारतवर्ष में जितना भीख मांग रहे हैं सबको हटाना पड़ेगा। किन्नर को क्यों? एक जो भिखारी है गंदा कपड़ा पहन के, कुछ भी उसका सिचुएशन हो, मैं ख़राब नहीं बोल रही हूँ, मैं बस आपको एक नज़रिया दे रही हूँ। जो भीख मांग रहे ख़राब कपड़ा पहन के, बिना नहाए धोके, मतलब दिखने में आपको लगेगा बहुत गरीब है, कुछ नहीं है, उसके पास खुद घर नहीं है, ये नहीं है, आप उसे दे रहे हो। और जो सुंदर सच सबर के अपने ऊपर खर्चा करके आपको आशीर्वाद दे के अगर कुछ मांगती है, इसमें गलत क्या है? कोई गलत है? मेरे नज़रिए से तो नहीं है ना। और ये एग्रेसिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके हर हक छीना जाता है। तो कहीं ना कहीं जाके दिमाग बोलता है ना कि यही लोग थे जो मेरा हक छीने थे, अभी मैं जगह पे आई हूँ तो मैं भी अपना हक जताऊंगी। तो देखा, वर्षों से अपनी हक की लड़ाई में किन्नर समाज और ट्रांसजेंडर समाज लगे हुए हैं। अब समाज को भी अपने नज़रिए बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उस ईश्वर ने हमें भी बनाया है, उस ईश्वर ने इन्हें भी बनाया है। लहू उनका भी लाल है, लहू हमारा भी लाल है, फिर भेदभाव क्यों?
कैमरामैन पार्थो मंडल के साथ मैं प्रीति पासवान से राष्ट्रीय कोलकाता।